कन्वीनिंग ऑफ ए वैलिड जनरल मीटिंग। एक जनरल मीटिंग वैलिडली कन्वीन हुई है। कन्वीन का मतलब अभी समझेंगे कि एक मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन हुई है, ये कब माना जाएगा। एक मीटिंग प्रॉपरली तरह से हुई है, प्रॉपर लॉ को फॉलो करके हुई है, ये कब माना जाएगा। वो कह रहे कि अगर मीटिंग का प्रॉपर नोटिस दिया गया था, अगर मीटिंग का प्रॉपर नोटिस दिया गया था, मीटिंग एज पर लॉ उन्हीं दिनों में हो रही है जो दिन अलाउड है, उसी टाइम पीरियड में हो रही है जो अलाउड है, तो क्या माना जाएगा, एक मीटिंग पूरी तरह से हुई है। अब उसमें चेयरमैन होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, उसमें मैटर्स होने चाहिए, वो सारे पास हुए हैं, तभी माना जाएगा कि मीटिंग पूरी तरीके से हुई है। द बिजनेस ऑफ ए मीटिंग इज सेड टू बी वैलिडली ट्रांजेक्ट। एक बिजनेस एट ए मीटिंग, बिजनेस का मतलब वो मैटर से है, पता ना 102 में हम बिजनेस मैटर्स एक ही बात है। तो बिजनेस एट ए मीटिंग इज सेड टू हैव बीन वैलिडली ट्रांजेक्टेड इफ द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर और नॉट they were present are bound by the decision made therein। एक मीटिंग में जो मैटर है वो पूरी तरीके से वैलिड तरीके से ट्रांजिट मतलब हुआ है, डिसाइड हुआ है, ये तभी माना जाएगा जब वो डिसीजन क्या है, बाउंड करे उन सारे मेंबर्स को जो प्रेजेंट थे या नहीं थे, तभी हम कहेंगे कि मैटर पूरी तरह से ट्रांजिट हुआ। भाई मान लो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड था, तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है मीटिंग में, कंपनी के 5 लाख शेयर होल्डर्स है, 50 लोग आए, तो 50 की वोटिंग के बेस पे हमने डिसाइड किया कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, और ये डिसीजन क्या होगा, सब पे बाइंडिंग होगा। ये डिसीजन क्या है, उन सारे शेयर होल्डर्स पे बाइंडिंग है जो आए थे चाहे वो जो नहीं आए। दे कैन नॉट बी सो बाउंड अनलेस द मीटिंग इज वैलिडली हेल्ड। लेकिन वो लोग बाउंड नहीं है अगर आपने मीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बुलाई। बाउंड कब है, जब आपने मीटिंग प्रॉपर तरीके से बुलाई है, तब डिसीजन बाउंडिंग है, चाहे आप मीटिंग में आए हो चाहे मीटिंग में नहीं आए। लेकिन बाउंड नहीं हो जब मीटिंग ही प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। द असेंशियल ऑफ ए वैलिड मीटिंग, एक मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी है जो मीटिंग में होनी चाहिए। क्या क्या, पहला प्रॉपर तरीके से कन्वीन हुई हो, दूसरा प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुई हो, और तीसरा प्रॉपरली कंडक्टेड हुई। कन्वीन का मतलब मीटिंग को बुलाने वाला प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, और दूसरा प्रॉपर नोटिस इशू किया गया हो। मतलब मीटिंग बुलाने की अथॉरिटी या तो मीटिंग बोर्ड ने बुलाई हो या उस डायरेक्टर ने बुलाई हो जो ऑथराइज किया गया है, किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, या सीएस ने बुलाई हो। मतलब मीटिंग बुलाने के लिए क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से नोटिस जाना चाहिए। अगर प्रॉपर अथॉरिटी ने नोटिस इशू नहीं किया है, अगर प्रॉपर अथॉरिटी ने नोटिस इशू नहीं किया है, तो हम क्या मानेंगे, मीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। मीटिंग क्या नहीं हुई है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। दूसरा, प्रॉपर नोटिस इशू होना चाहिए, पता था ना 21 दिन का, 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। और अगर मीटिंग में स्पेशल बिजनेस है तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी चाहिए। तो यही चीजें थी ना कि प्रॉपर नोटिस का मतलब एक तो लेंथ ऑफ नोटिस है, लेंथ का मतलब पेज गिनने से नहीं है, लेंथ का मतलब यहाँ डेज से है कि 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। और दूसरा, अगर स्पेशल बिजनेस है, अगर स्पेशल बिजनेस है तो क्या चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि क्या इशू हुआ है, प्रॉपर नोटिस इशू हुआ है। तो प्रॉपरली कन्वीन का मतलब क्या है कि नोटिस इशू करने वाली, मीटिंग को बुलाने वाली पहले प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, उसका नोटिस इशू जो हुआ है वो किसके तरीके से, एज पर सेक्शन 101 और 102। और 101 बात करता है कितने दिन का नोटिस देना है, और 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मीटिंग तभी प्रॉपर मानी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जब उस मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने लॉ में लिखे हैं वो प्रेजेंट है। और दूसरा, मीटिंग का एक चेयरमैन है। मीटिंग पहले कन्वीन का मतलब बुलाई गई है, तो वो कह रहे हैं कि बुलाने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रॉपर नोटिस सर्व किया गया हो, प्रॉपर नोटिस सर्व किया गया हो। दूसरा, मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट कब मानी जाएगी, जब उसमें प्रॉपर कोरम एज पर लॉ प्रेजेंट हो, और प्रॉपर चेयरमैन मस्ट प्रिसाइड द मीटिंग। एक मीटिंग प्रॉपरली कंडक्टेड कब मानी जाएगी, जब उसमें जो बिजनेस हैं वो प्रॉपरली मूव किए गए हों, और वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड एंड पोल हुई हो। अदर वोटिंग के तरीके भी इंक्लूड है, लेकिन वो तो मीटिंग से बाहर है ना, ई वोटिंग घर बैठे होती है। तो हम मीटिंग को वैलिड कॉन्स्टिट्यूट तो तभी कहेंगे ना जब हम बात कर रहे हैं किसकी, उन मैटर्स की जो मीटिंग में डिस्कस हुए। द बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजिट एट द मीटिंग, दैट इज रेजोल्यूशन मस्ट बी प्रॉपरली मूव्ड एंड पास एंड वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड एंड द पोल। और दूसरा, उसके प्रॉपर मिनट्स मतलब
रिकॉर्ड बनाए गए हों, कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, उस रिकॉर्ड को ही क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं, तो दूसरा प्रॉपर मिनट्स बनाई गई। तो एक मीटिंग वैलिड तभी मानी जाएगी जब मीटिंग में तीन चीजें हो, पहला कन्वीन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूट और तीसरा कंडक्ट। तीन वर्ड्स को चाहे रट लो चाहे कुछ कर लो, कि वैलिड मीटिंग तभी मानी जाएगी जब पहले प्रॉपरली कन्वीन हुई हो, दूसरा कॉन्स्टिट्यूट हुई हो और तीसरा कंडक्ट। तो तीन सी है, पहला कन्वीन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूट और तीसरा कंडक्ट। कन्वीन का मतलब बुलाने से है, तो प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलाई हो और प्रॉपर नोटिस हो। फिर कॉन्स्टिट्यूट में भी दो चीजें हैं, प्रॉपर कोरम हो और प्रॉपर चेयरमैन हो। कंडक्ट में भी दो चीजें हैं, पहला रेजोल्यूशन पूरी तरीके से अच्छे से पास होने चाहिए और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आप मेंटेन करो, तभी क्या बोला जाएगा एक मीटिंग प्रॉपर तरीके से कॉल करी गई। बैठ जाओ। कल हमने एजीएम पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक है ईजीएम। ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऐसी मीटिंग जहां पे सारे बिजनेस ही क्या है, ऐसी मीटिंग जिसमें सारे बिजनेस ही क्या है, स्पेशल है। तो इसीलिए नोटिस के साथ हमेशा क्या चाहिए, उसे क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कि ऐसी मीटिंग जिसमें डिस्कस होने वाले सारे बिजनेस ही क्या है, स्पेशल बिजनेस है, उस मीटिंग को भी क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाएगा। तो सेक्शन 100। सेक्शन 96 हमने पढ़ा था, किस चीज का है, एजीएम का है। सेक्शन 97 हमने पढ़ा एनसीएलटी कब बुलाता है, और 99 हमने पढ़ा फाइन एंड पेनल्टी का। अब सेक्शन 100 हमने स्टार्ट किया है, क्या है सेक्शन 100, ईजीएम कॉल करने का। अब वो कह रहे कि ईजीएम बुलाने के तरीके क्या है। पहला बाय बोर्ड। बोर्ड को जब ये लगे कि कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए, तो बोर्ड वहां पे क्या बुला सकता है, ईजीएम बुला सकता है। बोर्ड को ये लग रहा है कि मैटर ऐसा है जिसके लिए हम एजीएम का वेट नहीं कर सकते और हमें इस मैटर के लिए फटाफट क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो हम क्या बुला लेते हैं, ईजीएम बुला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोरोइंग करनी है और लिमिट से ज्यादा करनी है, तो हम एजीएम का वेट ना करें, हम क्या बुला लें, ईजीएम बुला लें। फॉर एग्जाम्पल हमें और क्या करना है, बताओ और क्या चीजें हो सकती है, नेम क्लोज, नेम में चेंज करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना हो, इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, ईजीएम कॉल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैटर कौन देख रहा है, बोर्ड, तो बोर्ड क्या कर सकता है, ईजीएम कॉल कर सकता है। तो पहला क्या है, ईजीएम कौन कॉल कर सकता है, बोर्ड। दूसरा ईजीएम कौन कॉल कर सकता है, मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ड यूज किया गया है वो लॉ में यूज किया गया है रिक्विजिनिस्ट। रिक्विजिनिस्ट मतलब रिक्वेस्ट देके बोर्ड को, रिक्विजिनिस्ट भी क्या करा सकते हैं, मीटिंग कॉल करा सकते हैं। रिक्विजिनिस्ट बाय रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब यहां पे रिक्वेस्ट से है, तो रिक्वेस्ट लेटर देके रिक्विजिनिस्ट भी क्या कर सकते हैं, मीटिंग कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो रिक्विजिनिस्ट बाय रिक्विजिशन क्या करा सकते हैं, मीटिंग कॉल करा सकते हैं। थर्ड, इफ बोर्ड फेल देन रिक्विजिनिस्ट हिमसेल्फ कॉल कर सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट दी थी किसको, बोर्ड को, तो बोर्ड ने उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही बुलाई थी। बुलाने वाला यहां बोर्ड ही है, ये लिख लो, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ रिक्विजिनिस्ट। उल्टा लिख लो फिर इसको, द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन रिक्वेस्ट ऑफ रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, तो बोर्ड बुला सकता है किसकी रिक्वेस्ट पे, अभी इसलिए कह रहा हूं कि साथ के साथ नोट करके कोई फायदा नहीं है।
और तुम लोग समझते नहीं हो इस बात को कभी भी, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी होती है लिखने की किसी चीज को। तो बोर्ड क्या कर सकता है, रिक्विजिनिस्ट की रिक्वेस्ट के बेसिस पे भी क्या कर सकता है, ईजीएम बुला सकता है जब रिक्वेस्ट आई हो बोर्ड के पास, किसके पास से, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स के पास से, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स के पास से जब बोर्ड के पास रिक्वेस्ट आई है तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे भी बोर्ड क्या कर सकता है, ईजीएम बुला सकता है। अगर बोर्ड फेल हो गया इस रिक्वेस्ट के बेसिस पे तो रिक्विजिनिस्ट हिमसेल्फ क्या कर सकते हैं, मीटिंग कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर बोर्ड फेल हो गया क्या करने में, मीटिंग बुलाने में, अगर बोर्ड फेल हो गया क्या करने में, मीटिंग बुलाने में। कौन सी मीटिंग, जिसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी किसने, मेंबर्स ने, रिक्विजिनिस्ट ने। लेकिन अगर बोर्ड फेल हो गया तो वहां पे रिक्विजिनिस्ट हिमसेल्फ खुद कर सकते हैं, मीटिंग करा सकते हैं। फोर्थ है बाय एनसीएलटी, बाय एनसीएलटी और सेक्शन है 98 है। तो ये ईजीएम कॉल का, लेकिन इसका सेक्शन अलग है, जो सेक्शन हमने बीच में छोड़ा था, इसीलिए सिर्फ 3 सेक्शन आए थे, 96, 7 और 99, 8 रह गया था। तो 97 में क्या है, एनसीएलटी ने क्या बुलाई थी, एजीएम। 98 में क्या है, एनसीएलटी ने क्या बुलाई है, ईजीएम बुलाई है। ठीक है, तो 4 तरीके से ईजीएम आती है। पहला बाय बोर्ड, दूसरा बाय ऑन बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ रिक्विजिनिस्ट, और थर्ड ये बोर्ड फेल तो रिक्विजिनिस्ट हिमसेल्फ, और बाय एनसीएलटी एज पर सेक्शन 98। अब वो कह रहे कि बोर्ड ईजीएम बुलाएगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोर्ड ईजीएम बुलाएगा नॉर्मल तरीके से, ईजीएम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट आनी चाहिए, तो रिक्वेस्ट में पहले आपको रिक्विजिनिस्ट का नंबर देखना पड़ेगा, कितनी लोग रिक्वेस्ट करें, कितने लोग रिक्वेस्ट करें, जिनकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या बुलाई जाए, ईजीएम बुलाई जाए। दूसरा, पहले तो यहाँ नंबर है, कितने नंबर ऑफ आपको रिक्विजिनिस्ट चाहिए। दूसरा यहाँ पे टाइमिंग है कि यहाँ जो ईजीएम बुलाई जाएगी वो रिक्वेस्ट आने के 45 डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो कि बोर्ड क्या करेगा, 21 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेगा कि ईजीएम बुलानी है या नहीं बुलानी है, और 45 दिन के अंदर अंदर उसे क्या करा देना है, मीटिंग करा देनी है। और इन केस 45 दिन में नहीं होता है तो 3 महीने के अंदर अंदर मेंबर्स, वो मेंबर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी वो खुद से क्या कर सकते हैं, ईजीएम बुला सकते हैं। भाई एनसीएलटी अगर ईजीएम पॉसिबल नहीं हो रही है किसी तरह से कंपनी में, तो उस केस में रिक्वेस्ट डाली जा सकती है कंपनी के थ्रू, बाय द मेंबर और बाय द डायरेक्टर की मीटिंग वहां बुलाई जाए। वहां तो डिफॉल्ट हो रहा था, एजीएम में तो क्या कर ली थी, क्योंकि एजीएम का एक टाइम पीरियड था, ईजीएम का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में करना है और ये सब चीजें करनी है। तो वे कह रहे हैं कि ईजीएम तो कभी भी बुलाई जा सकती है साल के दौरान, इवन एजीएम से पहले वाले दिन भी बुला सकते हो और एजीएम वाले दिन भी एक ईजीएम बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एजीएम के लिए टाइम पीरियड था और आपने डिफॉल्ट किया था तो एनसीएलटी के पास मेंबर चला गया था। यहां कह रहे कि किसी रीजन की वजह से ईजीएम करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम एनसीएलटी के पास गए हैं डायरेक्शंस लेने के लिए कि सर आप बोलोगे तो ईजीएम हो जाएगी। क्योंकि एनसीएलटी कहता है तो इवन ए सिंगल मेंबर क्या कोई कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक वैलिड मीटिंग, इवन ए सिंगल मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रोक्सी। तो एनसीएलटी के पास कौन गया है इस केस में, कंपनी भी जा सकती है, मेंबर भी जा सकता है, डायरेक्टर भी जा सकता है, क्या करने के लिए, डायरेक्शंस लेने के लिए कि सर आप डायरेक्शंस दे दो कि ईजीएम कैसे बुलाई जाए। तो यहाँ डिफॉल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए कल नहीं पढ़ाया था, फिर आप कहते कि सर एक में डिफॉल्ट कह दिया एक में नहीं है। तो यहाँ क्या है, ईजीएम बुलाना पॉसिबल नहीं है और हम एनसीएलटी को जाके कह रहे हैं कि सर आप तरीका बताओ कि ईजीएम कैसे बुलाई जाए। तो एनसीएलटी क्या करेगा, डायरेक्शन इशू कर देगा कि ईजीएम इस तरह से होनी चाहिए, ईजीएम इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये आपका सेक्शन 98 है, लिख लो अब जिसको लिखना है, लिख लिया होगा ज्यादा। है Section 100 EGM Extraordinary General Meeting. There are so many matters relating to business of a company which require approval or consent of the members in general meeting. ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए,
मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स की हमें कंसेंट चाहिए, इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ सच मैटर टू वेट अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। और ये पॉसिबल भी नहीं होता कि इतना वेट किया जाए कि इन मैटर्स को एजीएम तक के लिए होल्ड करके हम रखें। द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी मेक प्रोविजन फॉर कन्वीनिंग द जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम। ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ईजीएम के एजीएम के अलावा जितनी भी मीटिंग्स है उनको क्या बोला गया है? ईजीएम बोला गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अकॉर्डिंग टू SS2, आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही कंसीडर किए जाते हैं एजीएम और बाय द मींस ऑफ ए पोस्टल बैलेट इफ थॉट फिट बाय द बोर्ड और पोस्टल बैलेट से। दिस मीन्स दैट ऑल ट्रांजेक्शन डेल्ट अपॉन इन ईजीएम टू बी स्पेशल बिजनेस। इसका मतलब वो सारे बिजनेस जो डील किए जाते हैं ईजीएम में वो क्या कहलाते हैं? स्पेशल बिजनेस ही कहलाते हैं। की प्रोविजन किया है क्या बुलाने के? ईजीएम बुलाने के। ईजीएम किस तरह से कॉल की जा सकती है? तो कॉलिंग ऑफ ईजीएम, पहला बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशंस ऑफ द शेयर होल्डर, थर्ड बाय रिक्विजिशंस देमसेल्फ और फोर्थ बाय ट्रिब्यूनल। वो डायग्राम यहाँ दिया गया पूरा का पूरा जो तुम बना रहे थे, छाप रहे थे। पहला बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑन रिक्विजिशंस मतलब रिक्वेस्ट के बेसिस पे, किसकी? शेयर होल्डर्स की। तीसरा वो रिक्वेस्ट करने वाले खुद, और चौथा बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल भी क्या कर सकता है? ईजीएम कॉल कर सकता है। तो पहला है बाय द डायरेक्टर सुओ मोटो, तो ये कह रहेगा द बोर्ड में वेन एवर इट डीम्ड फिट कॉल एन ईजीएम ऑफ द कंपनी। बोर्ड को जब भी लगेगा बोर्ड खुद से क्या कर सकता है? ईजीएम कॉल कर सकता है। बोर्ड को जब भी लगेगा कि कोई मैटर ऐसा है जिसके लिए हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए और हम वेट नहीं कर सकते, तो उस मैटर के लिए क्या बुलाई जा सकती है? ईजीएम बुलाई जा सकती है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। ईजीएम कहीं भी हो सकती है इंडिया में, एजीएम के लिए प्लेस था, ईजीएम के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस पे होती है या विद इन सेम सिटी टाउन होती है। ईजीएम कहीं भी हो सकती है। अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम भी कहीं भी हो सकती है अगर सारे मेंबर्स की अप्रूवल आ जाए तो। An extraordinary general meeting of a company which is wholly owned subsidiary of a company incorporate outside India may be held outside India। तो एक एक्सेप्शन भी आ गया कि आउटसाइड इंडिया ईजीएम कब की जा सकती है? कि वो कंपनी जो होली ओन सब्सिडरी है दूसरी कंपनी की। किस कंपनी की? मतलब होल्डिंग कंपनी फॉरेन की है और सब्सिडरी कंपनी नहीं, होली ओन सब्सिडरी कंपनी इंडिया की है। तो ईजीएम क्या हो सकती है? फॉरेन में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है इस केस में। ठीक है, बस यही एक सिंगल केस है, इसलिए मैंने इंडिया वर्ड को यहाँ पे सर्कल किया था क्योंकि एक एक्सेप्शन इसका है। ठीक है, बोर्ड का समझ में आ गया। बाकी चीजें तो सेम है, डेट, टाइम, प्लेस, सॉरी प्लेस तो ये अलग है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होगी, नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होनी चाहिए, बाकी प्रोविजन सेम। बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशंस ऑफ द मेंबर्स, बोर्ड बुला सकता है किसकी रिक्वेस्ट पे? मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे। तो सबसे पहले उसने ये पढ़ाया कि रिक्वेस्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए। वो कह रहे बोर्ड कॉल कर सकता है क्या? ईजीएम बोर्ड भी क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशंस फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स। इन केस कंपनी की अगर शेयर कैपिटल है तो कितने लोग चाहिए? मेंबर हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशंस not less than 1/10 of such paid up share capital of a company as on that days carries the right of voting। कह रहे कि उतने मेंबर्स होने चाहिए जिन मेंबर्स के पास कितनी कैपिटल हो? 1/10 हो। कि वो मेंबर जिन्होंने होल्ड कर रखी हो क्या? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इतना सही पॉइंट है कि वो मेंबर्स जिन्होंने क्या कर रखी हो? होल्ड कर रखी हो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 1/10 का मतलब 10% हो गया। अब ये मत कहना कि सर एक ही ने होल्ड कर रखा हो, तो 10% बहुत बड़ी बात है। और स्मॉल कंपनीज में तो कुछ नहीं है, फिर तो वहां तो सारे ही एग्री होते हैं ईजीएम बुलाने के लिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, वहां पे बोर्ड खुद ही बुला लेता है ईजीएम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दूसरा क्या क्या? इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो वहां सिर्फ मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स जिनके पास क्या है? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है। तो यहाँ क्या बोला सीधा? वो मेंबर्स जिनके पास टोटल वोटिंग पावर कंपनी की जितनी है उनकी 1/10 है तो उनके पास है,
तो मेंबर हु हैव इस केस में क्या है 1/10 वोटिंग पावर। तो अगर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। इन लोगों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या बुलाई जा सकती है, ईजीएम बुलाई जा सकती है। मैटर सेट आउट फॉर कंसीडरेशन इन रिक्विजिनिस, कह रहे कि रिक्वेस्ट में कौन कौन से मैटर कंसीडर किए जा सकते हैं रिक्वेस्ट के बेसिस पे। द रिक्विजिनिस मेड एज अबव shall set out the matter for consideration of which meeting is to be called or shall be signed by the requisitionist and sent to the registered office of the company। कह रहे कि जिस मैटर के लिए आप मीटिंग बुला रहे हो उस मैटर के बारे में आपको लिखना है किसमें, उस रिक्वेस्ट में, और उस साइन भी कराना है रिक्विजिनिस्ट, जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट करने के लिए जितने लोग जरूरी है उनसे साइन कराना है, और कहां भेजनी है ये रिक्वेस्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजनी है। टाइम पीरियड कितना है बोर्ड के पास, 45 डेज है मीटिंग क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए। 21 दिन है मीटिंग बुलाने के लिए, सॉरी 21 दिन है डिसाइड करने के लिए कि मीटिंग बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। 21 डेज है ये डिसाइड करने के लिए कि मीटिंग बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, और अगर बुलाना चाह रहे हैं तो 45 दिन है मीटिंग बुलाने के लिए। दो चीजें हैं ध्यान रखना, 21 दिन है आपके पास, किसके पास, बोर्ड के पास, ये डिसाइड करने के लिए कि मीटिंग बुलानी है या नहीं बुलानी है। प्रोसीड टू कॉल, प्रोसीड टू कॉल कि मीटिंग बुलानी है या नहीं बुलानी है। और अगर कह रहे कि बुलानी है तो 21 दिन में क्या करो, बुलाने का नोटिस इशू कर दो, और 45 दिन में मीटिंग होल्ड करनी है जिस दिन आपके पास रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट से 21 दिन में डिसीजन लेना है, और रिक्वेस्ट से ही 45 दिन में बुला लेनी है। और रिक्वेस्ट से अगर 45 दिन में नहीं बुलाई तो रिक्वेजिनिस्ट के पास कितना टाइम है, 3 महीने है रिक्वेस्ट वाले दिन से ही। तो सारे रिक्वेस्ट वाले दिन ही है, ठीक है। रिक्वेस्ट से 21 डेज में डिसाइड करना है मीटिंग बुलानी है नहीं बुलानी है। रिक्वेस्ट से 45 दिन में मीटिंग अगर बुलाने के लिए बोला था तो होल्ड भी कर देनी है, और अगर नहीं तो 3 महीने में वो खुद बुला लेंगे। तो यही कह रहे हैं दैट बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड, बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा टू कॉल ए मीटिंग विद इन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए वैलिड रिक्विजिनिस टू कन्वीन ए मीटिंग विच शुड बी हेल्ड विद इन 45 डेज ऑफ सच डिपोजिट ऑफ द रिक्विजिनिस विद द कंपनी। जिस दिन ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास आई थी उससे 45 दिन के अंदर अंदर फिर मीटिंग बुला लेनी है, ठीक है, समझ में आ गया। 21 दिन में डिसीजन, और अगर डिसीजन हाँ है तो 45 दिन में मीटिंग होनी चाहिए। अगर इन्होंने डिसीजन 21 दिन में क्या लिया, नहीं करने का, या 45 दिन में मीटिंग बुलाई थी बट 45 दिन में मीटिंग नहीं कराई, दोनों चीजें हैं। पहला मीटिंग बुलाई ही नहीं थी, दूसरा बुलाई थी बट 45 दिन में करी नहीं, तो 3 महीने के अंदर अंदर कौन कॉल कर लेगा, खुद ही रिक्वेस्ट वाले खुद ही कॉल कर लेंगे। इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन प्रोसीड टू कॉल ए मीटिंग, अगर 21 दिन में उन्होंने प्रोसीड नहीं किया फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ दैट मैटर ऑन ए डे नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिनिस, कि उन्होंने प्रोसीड ही नहीं किया 45 दिन में मीटिंग बुलाने का, तो मीटिंग में बी कॉल्ड और हेल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्फ। तो उन्होंने 21 दिन में प्रोसीड नहीं किया 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुलाने के लिए, तो इस केस में रिक्वेस्ट करने वाले क्या कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर इन केस द मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ द रिक्विजिनिस्ट। तो जो रिक्वेस्ट की डेट है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको फिर क्या कर लेना है, ईजीएम कॉल कर लेनी है। जो रिक्विजिशन है शैल नॉट परटेन टू एनी आइटम ऑफ बिजनेस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसैक्ट मैंडेटली थ्रू पोस्टल बैलेट। वो कह रहे हैं कि इस रिक्वेस्ट में, ये रिक्वेस्ट उस मैटर के लिए नहीं बुलाई जा सकती है जिस मैटर का डिसीजन पोस्टल बैलेट से मैंडेटरी है। तो पोस्टल बैलेट से कौन कौन से मैटर होंगे, ये लॉ में मैंडेटरी लिखा गया है कि ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनका डिसीजन सिर्फ किससे होता है, पोस्टल बैलेट से ही होता है। तो उन मैटर्स के लिए क्या नहीं बुलाई जा सकती, ईजीएम इस तरीके से नहीं बुलाई जा सकती। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर मीटिंग हुई है, अगर मीटिंग किसने बुलाई है, रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई है, तो उस केस में जितना भी खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा, पहले तो वो रिक्विजिनिस्ट ही बियर करेंगे, फिर वो वापस रिम्बर्स करा लेंगे किससे, कंपनी से या उस डायरेक्टर से जिन्होंने डिफॉल्ट किया। रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट इन कॉलिंग सच ए मीटिंग शैल बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी टू द रिक्विजिनिस्ट। द कंपनी इन टर्न्स रिकवर सच एक्सपेंसेस फ्रॉम डायरेक्टर हु वर डिफॉल्ट इन कॉलिंग द मीटिंग। इन केस, अच्छा एक बार इन केस वाला छोड़ो, द नोटिस शैल स्पेसिफाई, नोटिस में क्या क्या लिखा होना चाहिए, प्लेस, डेट, डे, आवर ऑफ द मीटिंग
एंड शेल कंटेन द बिजनेस जो ट्रांजिट होने हैं किसमें, मीटिंग में। अगर एक मीटिंग रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई है, मतलब बोर्ड फेल हो गया और रिक्विजिनिस्ट वालों ने मीटिंग बुलाई है, shall be held either at the registered office or some other place within the city, town, village in the registered office of the company is situated, or such meeting shall be held on a day except a national holiday। ये मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन किस दिन नहीं होगी, नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होगी। नोटिस टू बी साइंड, द नोटिस शैल बी साइंड बाय ऑल द रिक्विजिनिस्ट, वो नोटिस जो आपने भेजा था मीटिंग बुलाने के लिए कंपनी को, उस नोटिस पे क्या होने चाहिए, उन सारे रिक्विजिनिस्ट के साइन होने चाहिए जो क्या हो, प्रॉपर नंबर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जिनके पास हो उनके साइन होने चाहिए। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस, क्योंकि मीटिंग किसने बुलाई है, रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई है, उनको थोड़ा पता है लो का क्या है, तो वो कहेंगे नोटिस ही भेज दिया बहुत बड़ी बात है, हमने तो नोटिस भेज दिया बहुत बड़ी बात है। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 102 नीड टू अनेक्स टू द नोटिस ऑफ ईजीएम कन्वीन्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट। सर्विंग ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का नोटिस कैसे सर्व करोगे, गिवन टू दोज मेंबर हुज नेम इज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी विद इन 3 days ऑन विच द रिक्विजिनिस्ट डिपोजिट विद ए कंपनी ए वैलिड रिक्वेस्ट फॉर कॉलिंग द ईजीएम। कह रहे कि जिस दिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी थी ना, वहां से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स मिलेंगे उन्हीं को क्या दिया जाएगा, नोटिस ऑफ मीटिंग, और वो मीटिंग जो किसने बुलाई है, रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई है। नो मीटिंग कन्वीन्ड, अगर वो कह रहा है कि वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन्ड द रिक्विजिनिस्ट शैल हैव ए राइट टू रिसीव द लिस्ट ऑफ मेंबर टुगेदर विद देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। अगर बोर्ड फेल हो गया मीटिंग बुलाने में, तो रिक्विजिनिस्ट के पास राइट है क्या करने का, कि उन्हें लिस्ट मिलनी चाहिए किस चीज की, मेंबर्स की, टुगेदर विद द रजिस्टर्ड एड्रेस और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, और कंपनी इज बाउंड टू गिव ए लिस्ट ऑफ मेंबर टुगेदर विद देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि उन्होंने तो मीटिंग बुलाई नहीं बोर्ड ने, तो अब कौन बुलाएगा मीटिंग, रिक्विजिनिस्ट, तो रिक्विजिनिस्ट किसको नोटिस भेजेंगे, मेंबर्स को भेजेंगे, तो मेंबर्स की डिटेल तो चाहिए, मेंबर्स की डिटेल तो चाहिए ना मीटिंग बुलाने के लिए। मोड ऑफ गिविंग नोटिस, नोटिस कैसे दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन है, मतलब जानबूझ के नहीं किया है, और अगर किसी को नोटिस नहीं मिला है बाय द मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, तो मीटिंग इनवैलिडेट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो ओमिशन है या नॉन रिसिप्ट है वो क्या है, एक्सीडेंटल है, वो बाय चांस हुआ है, जानबूझ के ऐसा नहीं है कि इसमें इस मेंबर को जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोड ऑफ गिविंग नोटिस समझ में आ गया। तो पहला चीज तो समझ में आई कि बोर्ड कॉल करेगा कितने दिन में, 21 दिन के अंदर अंदर प्रोसीड करेगा और 45 दिन में मीटिंग करेगा। अगर बोर्ड ने 21 दिन में प्रोसीड नहीं किया 45 दिन में मीटिंग बुलाने के लिए, तो उस केस में 3 महीने के अंदर अंदर रिक्वेस्ट वाले बुला सकते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले तो पहले वैलिड रिक्वेस्ट भेजेंगे, उस पर साइन करके भेजेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो उन्हें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ मेंबर्स चाहिए जिनके पास उन्हें नोटिस भेजना है, तो कौन देगा, कंपनी देगी उन्हें लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स, और उसके बेसिस पे नोटिस भेज दिया जाएगा। अगर क्या नहीं हुआ, अगर वो मीटिंग जो किसने बुलाई थी, रिक्वेस्ट करके बुलाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, अगर जो मीटिंग किसने बुलाई थी, रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई थी, और उस मीटिंग में कोरम ही प्रेजेंट नहीं है, कोरम मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग, तो जितने मिनिमम मेंबर्स थे वो विद इन हाफ एन आवर, जो मीटिंग का टाइम था, उस मीटिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो मीटिंग को क्या माना जाएगा, कैंसिल। अब ये प्रोविजन यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब नॉर्मल मीटिंग होती है ना, ऐसी मीटिंग जो बोर्ड ने बुलाई है, ऐसी ईजीएम जो किसने बुलाई है, बोर्ड ने बुलाई है, और इस ईजीएम में अगर क्या नहीं आती, कोरम नहीं आता ना, ऐसी ईजीएम जो बोर्ड ने बुलाई है और इसमें कोरम नहीं आए, तो यहां पे मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न्ड हो जाती है, मतलब फ्यूचर डेट पे चली जाएगी मीटिंग, क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं है, उस दिन नहीं आया, चलो अगले हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया, अगले हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन ऐसी मीटिंग जो बुलाई किसने थी, रिक्विजिनिस्ट ने, रिक्वेस्ट करके बुलाई थी और खुद ही नहीं आए रिक्वेस्ट करने वाले, तो क्या मान लिया जाएगा, कैंसिल ही है, यहाँ पे एडजर्नमेंट नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे एडजर्न नहीं हो रही है, जबकि नॉर्मल केस में अगर बोर्ड बुलाता तो यहाँ पे एडजर्न होती, क्योंकि ये मीटिंग रिक्वेस्ट करके बुलाई है, तो इस मीटिंग में एडजर्नमेंट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ मीटिंग सीधा क्या होगी, कैंसिल ही होगी। समझ में आया, बोर्ड
वाले में तो कुछ था ही नहीं, रिक्वेस्ट वाले में कुछ टॉपिक समझने के थे, कितने टाइम में बुलानी है, कितने लोग होने चाहिए रिक्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि ईजीएम बुलानी है, फिर आपसे पूछा जाएगा इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, बताओ कितने नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स चाहिए क्या करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए, रिक्वेस्ट डालने के लिए। आपको केस में दे दिया जाएगा कि कंपनी में 50 मेंबर है, उनमें से 10 मेंबर्स ने रिक्वेस्ट डाली है और उन मेंबर्स के पास इतनी होल्डिंग है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या प्रोविजन क्या था, क्या कुछ था, क्योंकि एक लाइन में नहीं होगा, ये 8-10 लाइनें ऊपर नीचे करके इस तरह से लिखा जाता है। तो उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसी चीज का कि अगर ईजीएम बुला रहे हैं रिक्वेस्ट करके, तो वहां पे दो चीजें हैं। पहला, अगर कंपनी के पास हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल जिन मेंबर्स के पास है, हमें मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, 1/10 कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंबर्स, वो मेंबर्स जिनके पास 1/10 कैपिटल है वो, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर्स जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है, वो क्या कर सकते हैं, मीटिंग कॉल कर सकते हैं। और मीटिंग कितने दिन में बुलानी है बोर्ड को, 21 दिन के अंदर अंदर, और नहीं, और बुलाते हैं तो 45 दिन में हो जानी चाहिए। 21 दिन में नहीं बुलाई, 45 दिन में नहीं हुई, तो फिर क्या कर सकते हैं, 3 महीने में वो खुद बुला लेंगे, पैसा रिम्बर्स करा लेंगे और ये सब चीजें। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मीटिंग का नोटिस कैसे सर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मीटिंग रिक्वेजिनिस्ट वाले बुला रहे हैं, इसका नोटिस किसको सर्व किया जाएगा, वो मेंबर जिनका विद इन 3 days ऑन विच रिक्वेस्ट डिपॉजिट करने के 3 दिन के अंदर अंदर जिनका नाम कहाँ होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, उन्हीं को ही क्या करेंगे, नोटिस जाएगा और किसी को नहीं। बाय द ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर इशू कर रहे हैं क्या करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए। तो बाय द ट्रिब्यूनल सेक्शन 98 प्रोवाइड दैट if for any reason it is impracticable to call an meeting of a company or to hold or conduct the meeting of the company, कह रहे किसी भी वैलिड रीजन की वजह से पॉसिबल ही नहीं हो रहा है क्या करना, मीटिंग बुलाना, कौन सी मीटिंग, ईजीएम, या होल्ड करना या कंडक्ट करना मीटिंग ऑफ ए कंपनी अदर देन द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब ईजीएम की बात कर रहा है। ट्रिब्यूनल में आइदर सुओ मोटो, तो ट्रिब्यूनल क्या खुद से, या एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर और मेंबर। तो याद रखना, पहला ट्रिब्यूनल खुद से, दूसरा ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर, पॉइंट डाल लेना, ट्रिब्यूनल पहला खुद से, दूसरा ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए डायरेक्टर, तीसरा ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट एट ए मीटिंग, क्या कर सकता है, ईजीएम कॉल कर सकता है। जहां पॉसिबल नहीं हो रहा था वहां पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, पहला खुद से, दूसरा डायरेक्टर के कहने से, तीसरा मेंबर के कहने से क्या बुला सकता है, ईजीएम बुला सकता है। ऑर्डर ए मीटिंग, क्या ऑर्डर करेगा, मीटिंग होनी चाहिए कोल्ड, हेल्ड और कंडक्टेड इन ए मैनर ट्रिब्यूनल थिंक फिट, और गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज द ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडिएंट, इंक्लूडिंग डायरेक्शन मॉडिफाइंग और सप्लीमेंटिंग इन ए रिलेशन टू कॉलिंग, होल्डिंग और कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, ऑपरेशन और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कह रहे कि ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देते हुए बोल सकता है कि मीटिंग बुलाने का तरीका क्या होगा, वो जो तरीके एक्ट में लिखे हैं उनको चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, उनके साथ और तरीका भी बता सकता है मीटिंग बुलाने का, या कंपनी के आर्टिकल में जो चीजें लिखी हैं उनके हिसाब से, या उनको चेंज करके, मॉडिफाई करके और सप्लीमेंट करके भी बता सकता है कि मीटिंग कैसे बुलानी। सच डायरेक्शन, अब ये वही लाइन आ गई, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि वन मेंबर ऑफ ए कंपनी प्रेजेंट इन person or by proxy shall be deemed to constitute a valid meeting. Meeting held pursuant to such order shall be deemed to be a meeting of members duly called, held or conducted. अगर एक मीटिंग किस तरह से बुलाई गई है, एनसीएलटी के कहने से बुलाई गई है, तो भी क्या माना जाएगा, मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है और कंडक्ट हुई है। वही 3 चीजें, मीटिंग कॉल का मतलब क्या था, कन्वीन, और कॉन्स्टिट्यूट मतलब हेल्ड, और तीसरा कंडक्टेड। तो ये याद रखना, जब हम कोरम पढ़ेंगे ना तो कोरम में आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो वहां ये एक्सेप्शन याद रखना कि सिंगल मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है वैलिड मीटिंग। अगर एजीएम किसने बुलाई है, एनसीएलटी ने, ईजीएम किसने बुलाई है, एनसीएलटी ने, तो इस केस में क्या हो सकता है, इवन ए सिंगल मेंबर चाहे खुद से प्रेजेंट हो चाहे प्रॉक्सी के थ्रू प्रेजेंट हो, क्या मानी जाएगी, डीम्ड ए टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग पहले भी बताया था ना, जब क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग हो तो उसे क्या बोला जाएगा, क्लास मीटिंग। किसी पर्टिकुलर क्लास की,
जैसे आपके मान लो इक्विटी दो तरीके के आपकी कंपनी में क्या है, ऑर्डिनरी वाले हैं और दूसरा डीवीआर है, तो दोनों की अलग अलग मीटिंग हो सकती है, तो इसे क्या बोला जाएगा, क्लास मीटिंग हो रही है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है। या मान लो आपकी कंपनी में 4 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो चारों की अलग अलग मीटिंग पॉसिबल है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी फॉल इनटू 2 ब्रॉड डिवीजन, नेमली जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। मीटिंग दो ही चीजों में फॉल करती है, या तो जनरल मीटिंग होगी या फिर क्या होगी, क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग आर द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, वो शेयर होल्डर जिन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्ड कर रखे हैं, और विच इज हेल्ड टू पास द रेजोल्यूशन विच विल बाइंड ओनली द मेंबर्स ऑफ द क्लास कंसर्न, और जिन्हें उस रेजोल्यूशन पे वोट करना है जिसके जो उनके अकॉर्डिंग उन्हीं पे ही बाइंडिंग होगा, जिसका इफेक्ट उन्हीं पे ही आएगा। ओनली मेंबर ऑफ ए क्लास कंसर्न में अटेंड और वोट एट ए मीटिंग, सिर्फ उसी क्लास के मेंबर्स ही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जिनका राइट इफेक्ट हो रहा है। यूजुअली द रूल टू वोटिंग अप्लाई टू क्लास मीटिंग एज दे गवर्न वोटिंग एट द जनरल मीटिंग, और सेम वोटिंग का तरीका अपनाया जाता है जैसा क्लास मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो। These class meeting must be convened whenever it is necessary to alter or change the right or privilege of that class as provided by the article। ये जो मीटिंग है, क्लास मीटिंग कब बुलाई जा सकती है, जब भी नेसेसरी लगे, क्या करने हो, ज्यादातर जब बुलाई जाती है जब अल्टर या चेंज करना हो राइट और प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब छूट, जो आप बेनिफिट जो उठा रहे थे, कौन, वो क्लास। अगर तुम्हें याद है जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स वाले में पढ़ा था ना कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग का राइट तभी आता है जब कोई रेजोल्यूशन उनके राइट्स को इफेक्ट कर रहा हो, तो उसी की तो बात कर रहे हैं कि क्लास मीटिंग प्रेफरेंस वालों की कब बुलाएंगे अलग से, जब उनके राइट्स इफेक्ट हो रहे हो। फॉर इफेक्टिंग सच चेंजेस इट इज नेसेसरी दैट these are approved at a separate meeting of the holders of such shares and supported by a special resolution under section 48। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ बच्चे, तो 48 पढ़ा था ना, वेरिएशन इन मेंबर्स राइट, चैप्टर नंबर 3 में, जिनका चैप्टर 3 हो गया वेरिएशन इन मेंबर्स राइट, कि मेंबर्स के राइट में वेरिएशन कैसे की जा सकती है। चैप्टर 2 में आया था, पता नहीं 3rd में आया था, वेरिएशन इन मेंबर्स राइट। तो वो जिस क्लास का राइट इफेक्ट हो रहे हैं उनसे भी क्या लेनी पड़ेगी, उनके 3/4 से अप्रूवल ले लो, उनके राइट चेंज कर दो। तो सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, क्लास मीटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स shall be held if the right attached to these shares are to be varied। Similarly, section 232 merger amalgamation, where a scheme of arrangement is proposed, meeting of several class of shareholder or creditor are required to be held। जहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और इस तरह की या मर्जर अमलगमेशन होती है, तो वहां पे हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। डिटेल ऑफ मीटिंग ऑफ मेंबर और क्लास मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन एनुअल, मेंशन इन द एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92। 92 याद है ना, सेक्शन एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में आती है, एनुअल रिटर्न MGT7। तो MGT7 में अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार पहले ही बताया था कि मीटिंग की अटेंडेंस से लेके मीटिंग की सारी डिटेल जाती है, तो कितनी मीटिंग साल में बोर्ड की हुई है, मेंबर्स की हुई है, तो यही कह रहे हैं कि इवन डिटेल ऑफ मीटिंग ऑफ मेंबर और डिटेल ऑफ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये जो क्लास मीटिंग है पर्टिकुलर क्लास की, ये भी आपको कहाँ मेंशन करनी है, एनुअल रिटर्न में मेंशन करनी है। ईजीएम समझ में आया, उसके बाद ईजीएम के बाद क्लास मीटिंग समझ में आया, एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है नोटिस। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मतलब एजीएम ईजीएम दोनों की बात कर रहे हैं। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग दैट इज नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस ऑफ ईजीएम, दोनों चीजों की बातें कर रहा है। तो क्या लिखा है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। तो कह रहे कि कितने दिन का नोटिस दिया जा सकता है, तो क्या लिखा है, 21 क्लियर डेज का नोटिस। ये क्या है, लेंथ है। लेंथ मतलब डेज की लेंथ है कि कितने दिन का नोटिस देना जरूरी है, कितने दिन का नोटिस आपका होना चाहिए। तो क्या बोला, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 21 क्लियर डेज। और हमने पहले भी समझा हुआ है क्लियर डेज का मतलब यहां पर क्या था कि 2 डेट इंक्लूड नहीं की जाएंगी। पहला डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, दूसरा डेट ऑफ मीटिंग। जिन्होंने पहले समझा हुआ है अच्छी चीज है, अच्छी बात है, नहीं समझा है तो समझ लेना कि क्लियर डेज का मतलब यहां पर क्या है, पहला डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस,
और दूसरा डेट ऑफ मीटिंग। दूसरा क्या है? डेट ऑफ मीटिंग। ये क्या नहीं किए जाएंगे? इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नोटिस में कितने दिन हो गए? 21 तो नॉर्मल हो गए, एक दिन भेजने का, एक दिन मीटिंग का, तो कितने दिन हो गए? अब उसने एक प्रोविजन और लिखा कि अगर इन केस अगर नोटिस आप भेज रहे हो बाय पोस्ट, अगर नोटिस आपने सेंड किया कैसे? बाय पोस्ट। अगर नोटिस आपने भेजा है किस तरह से? बाय पोस्ट, तो इस केस में 48 आवर्स एक्स्ट्रा लेने हैं। इस केस में 48 आवर्स और जोड़ देने हैं। 48 आवर्स का मतलब 2 दिन। तो अगर बाय पोस्ट है, अगर बाय पोस्ट है तो 2 दिन और ऐड कर देना, तो कितने हो गए? 25 डेज। कितने हो गए? 25 डेज। तो 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है? पहला, जिस दिन नोटिस आपने भेजा है वो दिन, और दूसरा डेट ऑफ मीटिंग, ये क्या नहीं करने हैं? इंक्लूड नहीं करने हैं, मतलब इनको एडिशनल ऐड करना है। और दूसरा क्या है? बाय पोस्ट अगर आपने भेजा है तो उस केस में 48 आवर्स और ऐड करने हैं। 48 आवर्स और ऐड करने इसमें, तो कितना हो गया? 48 कितना? 25 डेज। अब वो कह रहे हैं कि ये तो हो गया एक लॉन्गर पीरियड, लंबा पीरियड है, तो क्या शॉर्टर नोटिस भी भेजा जा सकता है? तो वो कह रहे हैं कि शॉर्टर नोटिस से भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन वहां पे कुछ मेंबर्स हैं, उनकी कंसेंट चाहिए। कि अगर आप मेंबर्स की कंसेंट ऑब्टेन कर पाए तो शॉर्टर नोटिस मतलब 21 क्लियर डेज से कम का भी नोटिस आप इशू कर सकते हो, लेकिन वहां मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। लेकिन मेंबर्स तो वही 2 चीजें हो गई, इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और इन केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके बेसिस पे हो गया। कि अगर कंपनी नोटिस सेंड कर रही है और शॉर्टर नोटिस भेजना चाहती है, मतलब कंपनी ये नहीं चाहती कि 21-23 दिन का वेट किया जाए और प्रॉपर फटाफट मीटिंग बुलाएं और क्या कर ले, हम अप्रूवल ले ले, तो उस केस में आपको क्या भेज सकते हो? आप शॉर्टर नोटिस भेज सकते हो। लेकिन शॉर्टर नोटिस के केस में आपको मेंबर्स की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या करने के लिए? मीटिंग को शॉर्टर नोटिस पे होल्ड करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि कंसेंट अभी देख लेंगे कितनी क्या कुछ है जब हम लोग के प्रोविजन पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब नोटिस में क्या क्या लिखा होना चाहिए। पहला, डे, दूसरा डेट, तीसरा टाइम, चौथा वेन्यू। फिर वो मैटर्स होने चाहिए जिन्हें आप पास कराना चाहते हो, वो मैटर्स होने चाहिए जिन्हें आप पास कराना चाहते हो। फिर मैटर्स के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन भी होने चाहिए, मैटर्स के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन भी होने चाहिए। और अगर स्पेशल बिजनेस है तो साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करनी है, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करनी। तो ये कंटेंट्स हो गए। अब वो कह रहे कि मीटिंग का नोटिस किसको भेजेंगे? ये जो मीटिंग का नोटिस है ये भेजा किस किस को जाएगा? पहला, मेंबर्स को। तो मेंबर्स का मतलब क्या है? इक्विटी से है, प्रेफरेंस से है, या बोथ से है? क्योंकि दोनों ही क्या है? मेंबर्स। तो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग का राइट नहीं है, स्टिल मेंबर तो है। केस है ये आपकी बुक में कि चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग का राइट नहीं है, स्टिल वो क्या है? कंपनी के मेंबर्स है। और मेंबर होने की वजह से क्या मिलेगा? नोटिस तो इनको भी भेजा जाएगा। दूसरा, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को। तीसरा, कंपनी के ऑडिटर्स को। अब इसने मेंबर के साथ और भी लिखा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, कि अगर कोई मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दिया जाएगा। और अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो किसको दिया जाएगा? लिक्विडेटर को नोटिस दिया जाएगा। तो मीटिंग का नोटिस किसको देंगे? मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लिक्विडेटर, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। इन सबको क्या भेजना है आपको? मीटिंग का नोटिस। कौन सी मीटिंग? जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? जनरल मीटिंग। तो इन सबको क्या भेजना है आपको? नोटिस भेजना है। अब वो कह रहे हैं कि नोटिस के तरीके क्या है, मोड क्या है, किस तरीके से नोटिस भेजोगे? तो क्या हो सकता है? बाय हैंड, पोस्ट,
पोस्ट का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर भेज सकते हैं कुरियर से, तरीके तो यही होते हैं, बट कुरियर से भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे हमें। आजकल क्या चला हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक तरीका, जिस तरीके से आप क्या कर सको, नोटिस सर्व कर सको। तो यही हमारे क्वेश्चन होंगे जब ये हमें सोल्व करने हैं, मतलब इन्हीं चीजों पे हमें डिस्कस करना है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं किस चीज के बारे में, नोटिस। तो पहला क्या दिया, नोटिस ऑफ मीटिंग। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब वो लेटर जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोटिस कहते हैं। लिख लो पेपर में कभी आ जाए। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग सेक्शन 101, कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए? 96 किस चीज का था? 97 क्या एनसीएलटी ने क्या बुलाई? एजीएम बुलाई। 98 एनसीएलटी ने ईजीएम बुलाई। 99 पेनल्टी अगर आपने एजीएम होल्ड नहीं करी। 100 ईजीएम। और अब पढ़ रहे हैं 101 क्या है? नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो 101 में एक ही चीज लिखी है कि मीटिंग कॉल की जा सकती है बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। और क्लियर डेज का मतलब क्या है? लिखो यहां पे, क्या है क्लियर डेज का मतलब? डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, नीचे लिखा हुआ है वैसे। क्लियर डेज मीन्स डे एक्सक्लूसिव ऑफ द डे, पहला नोटिस ऑफ सर्विस जिस दिन नोटिस सर्व किया गया है, और दूसरा द डे ऑन विच मीटिंग इज हेल्ड। ऊपर चाहो तो ऊपर लिख लो कि डेट ऑफ, इसके साथ चाहे नोटिस ऑफ सर्विस किसी को याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो कि डे ऑन विच नोटिस इज सेंड, जिस दिन नोटिस आपने भेजा है वो दिन, या जिस दिन नोटिस सर्व किया है, उसने सर्व वर्ड यूज किया है, तो जिस दिन नोटिस की सर्विस हुई है, जिस दिन हुई है वो दिन, और जिस दिन नोटिस जिस दिन मीटिंग है, उन दोनों दिनों को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। उसे क्या बोला गया? क्लियर डेज बोला गया। इन केस अगर आपने सेंट बाय पोस्ट है तो नोटिस कब सर्व माना जाएगा? एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। तो पोस्ट करने के बाद सर्व माना जाएगा 48 आवर्स के बाद। तो ऊपर यही लिखा था ना, नोटिस ऑफ सर्विस। तो नोटिस ऑफ सर्विस वाला दिन क्या करना था? एक्सक्लूड। तो कह रहे कि नोटिस ऑफ सर्विस कब मानी जाएगी? कह रहे पोस्ट के केस में 48 आवर्स के बाद मानी जाएगी कि नोटिस की सर्विस हुई है। तो 48 वो एक्सक्लूड हो गए, जिस दिन सर्विस मानी वो दिन एक्सक्लूड हो गया 3, और जिस दिन मीटिंग है चौथा, वो 4 दिन क्या हो गए? एक्सक्लूड। इसीलिए यहां पर क्या आ गया था? 25 दिन आ गए थे। अब वो कह रहे कि ईच ऑफ 21 डेज, ये जो 21 दिन है ये क्या होने चाहिए? फुल और कंप्लीट डे होने चाहिए, मतलब 24 घंटे वाले होने चाहिए, 12 वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो आधा दिन इंक्लूड किया हो, बोले मीटिंग 3 बजे है, बोले 3 बजे से पहले वाला दिन इंक्लूड कर लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लो। एबीसी लिमिटेड ने इशू किया नोटिस, किस चीज का? 1 अगस्त 2015 को टू होल्ड इट्स एजीएम ऑन 24 अगस्त 2015। चेक द वैलिडिटी ऑफ नोटिस। अब देखो क्या किया है, 1 अगस्त को नोटिस इशू किया है, मीटिंग किस दिन होनी है? 24 अगस्त। तो 21 दिन गिनो, 1 अगस्त से 21 दिन कहां खत्म हो रहे हैं? 22 को। अब लेकिन उसने क्या कहा? ये दिन एक्सक्लूड करना है और मीटिंग का दिन एक्सक्लूड करना है। ये दिन भी एक्सक्लूड करना है और मीटिंग का दिन भी एक्सक्लूड करना है। तो क्या मीटिंग प्रॉपर हुई है? 21 दिन। देखो पहला दिन एक्सक्लूड कर दिया, 24 को एक्सक्लूड कर दिया, 1 और 24 के बीच में दिन कितने हैं? 22 दिन है। 22 ही हुए या 23 हुए? क्योंकि 1 को भी नहीं लेना है हमें और 24 को भी नहीं लेना है, तो बीच में कितने दिन बचे? तो वो कह रहे कि 22 दिन। हम तो 21 कितने दिन का कह रहे हैं? 21 दिन। तो यहां तो है ना पूरे दिन ना, यही कह रहा है। डेट ऑफ होल्डिंग क्या है? 24। डिस्पैच किस दिन हुआ? 1। तो ये दोनों दिन हमें क्या करने हैं? एक्सक्लूड। अब ये कह रहे हैं यही दिन एक्सक्लूड कर दो। 2 डेज और अगर नोटिस सर्व हुआ है किस चीज से? बाय पोस्ट, तो फिर 48 आवर्स होगा। ये कह रहे हैं नंबर 2 डेज फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस, दैट इज 2 और 3 अगस्त। पोस्ट के केस में देखो अगर आधा यहां तक चेक करें तो नोटिस क्या है? प्रॉपर है। लेकिन उसने क्या कहा? इन केस नोटिस सेंड बाय द पोस्ट। तो पोस्ट में तो 2 दिन और जोड़ दो। कौन कौन सा? 2 और 3 अगस्त। तो नोटिस कितने दिन का हुआ? 20 दिन का। जबकि नोटिस कितने दिन का होना चाहिए? 21 क्लियर डेज का होना चाहिए। इस केस में क्या करना पड़ेगा? क्या हो गया ये?
शॉर्टर नोटिस हो गया, तो फिर हमें क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। इस केस में तो फिर क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। मैं पढ़ा रहा हूं ऊपर आओ भाई। प्रोवाइडेड दैट एक जनरल मीटिंग कॉल्ड की जा सकती है आफ्टर गिविंग शॉर्टेड नोटिस, देन दैट स्पेसिफाइड इन दिस सब सेक्शन इफ कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डेड देयर टू। क्या कह रहे हैं, एक जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती है कब, आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस देने के बाद, देन दैट स्पेसिफाइड इन दिस सब सेक्शन। किससे शॉर्टर, उन 21 दिन से 21 क्लियर दिन से छोटा नोटिस दिया जा सकता है इफ कंसेंट, अगर आपने कंसेंट ले ली, कैसे, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, किससे, इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। कि एजीएम के केस में तो साफ लिखा हुआ है 95% मेंबर्स, नॉट 95% कैपिटल। 95% किसका, मेंबर्स का, कि अगर 100 मेंबर है तो 100 में से कितनी कंसेंट चाहिए, 95 की कंसेंट चाहिए। क्या करने के लिए, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाने के लिए। क्या चाहिए, शॉर्टर नोटिस पे चाहिए हमें, क्या करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए। लेकिन अगर क्या है, एनी अदर जनरल मीटिंग, तो किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ईजीएम। तो यहां कह रहे हैं कि यहां आप देखो हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कह रहे हैं कि वो मेंबर्स जो होल्ड कर रहे हैं, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% और सच पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज कंपनी एज गिव्स राइट टू वोट एट द मीटिंग। तो पहला, मेजोरिटी इन नंबर्स होने चाहिए। दूसरा, उनके पास कितना क्या होना चाहिए, 95% पेड अप कैपिटल का वो पार्ट होना चाहिए जिसपे राइट टू वोट। तो ऊपर सीधा 95% था, नीचे क्या कह रहा है, मेजोरिटी इन नंबर्स भी होना चाहिए। मतलब अगर 5 है तो 5 में से 3 लोग होने चाहिए और 3 के पास क्या होनी चाहिए, 95% की कैपिटल होनी चाहिए। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल एट दैट मीटिंग। तो इस केस में तो सीधा लिखा है क्या, 95% सीधा ही लिखा है जिन मेंबर्स के पास क्या है, टोटल वोटिंग पावर्स है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, एक एक्सेप्शन आया, सेक्शन 8 कंपनीज के केस में क्या देना जरूरी नहीं है, पूरा 21 क्लियर डेज का नोटिस जरूरी नहीं है, वहां पे 14 डेज का नोटिस ही बहुत है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज क्लियर नोटिस इज रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 21 डेज। तो सेक्शन 8 कंपनी को एक एग्जम्पशन दिया है, कितने दिन का टाइम पीरियड है, 14 डेज या क्लियर डेज, क्लियर डेज, याद रखना 14 क्लियर डेज की बात की है। हाँ 48 आवर्स वाला तो है ये। कंटेंट ऑफ नोटिस, नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, द नोटिस ऑफ ए मीटिंग स्पेसिफाई प्लेस, डेट, डे, आवर ऑफ द मीटिंग और शेल कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। कौन कौन से बिजनेस हमें क्या करने हैं, ट्रांसिट मतलब डिस्कस करने हैं मीटिंग में, उस चीज के बारे में लिखा होगा। तो एवरी नोटिस स्पेसिफाई क्या, प्लेस, डेट, डे, आवर of the meeting and shall contain a statement of the business to be transit at such a meeting. The notice should state, notice में क्या क्या होना चाहिए, the notice should state the place where the general meeting is scheduled to be held. Notice shall contain complete particular of the venue of the meeting including a route map, prominent landmark for easy location. कह रहे कि ये चीजें नोटिस में होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्लेस के बारे में वो ये कह रहा है कि प्लेस पूरी तरीके से कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ वेन्यू होना चाहिए। कंप्लीट पर्टिकुलर्स मतलब उस जगह की पूरा, जैसे होता है ना आपका घर का हाउस नंबर है, फिर वो पड़ोसी का भी बता देते हो, बोले पड़ोस में ये रहता है। लैंडमार्क होता है नियर बाय, तो वो नियर बाय भी बताते हो, बोले इसके यहाँ पर है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जब नोटिस में प्लेस लिखोगे तो प्लेस के साथ कंप्लीट पर्टिकुलर्स लिखने हैं, इंक्लूडिंग रूट मैप भी देना है कि बस स्टैंड से कैसे पहुंचेंगे, हवाई जहाज से कैसे पहुंचेंगे, या साइकिल पे आ रहे हैं तो कैसे जाएंगे, पैदल आना है तो कहां से आना है, तो पूरा रूट मैप होना चाहिए। और प्रोमिनेंट लैंडमार्क आपको लिखना है फॉर इजी लोकेशन, सो दैट कोई आना चाहे तो वो इजीली फाइंड आउट कर सके। पता चले आपने वेन्यू ऐसा रखा है
जो पूरे शहर में किसी को मिला ही नहीं, और आप बोले सर एजीएम तो बुलाई थी, बोले कोई आया नहीं, एक आध आया था बस। डे और डेट शुड बी क्लियरली स्टेटेड, मतलब साफ साफ लिखना है किस दिन मीटिंग बुलाई है, इंक्लूडिंग, देखो हम ऐसे लिखते हैं, फिर मीटिंग का जब नोटिस होता है ना, ये लिखा जाता है वेडनेसडे या जो भी डे है, दी 5th डे ऑफ मार्च। तो इस तरह से पूरा लिखा जाता है, वो नहीं लिखते हम यहाँ पे कि वो शॉर्ट में लिख दिया वेडनेसडे और 5 मार्च 2021, ऐसे नहीं लिखना है, इस तरीके से प्रॉपर लिखना है, वेडनेसडे द 5th डे ऑफ मार्च 2021 एट 11 AM 12 PM या जो भी हो सो उस तरीके से। तो नोटिस भी लिखना सिखाएंगे, आएगा नोटिस भी पूछा जा सकता है, तो नोटिस भी लिखना सीखना है हमें। तो वो यही कह रहे हैं कि डे और डेट आपको क्लियरली लिखनी है किसमें, नोटिस में। एन एनुअल जनरल मीटिंग और ए मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट शैल बी कॉल्ड ऑन ए डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे। कह रहे कि एनुअल जनरल मीटिंग और वो मीटिंग, वो ईजीएम जो किसने बुलाई है, रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई है, वो की जा सकती है कॉल ऑन ए डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे। अब यहां से मुझे वो एक्सेप्शन पढ़ाना था कि ईजीएम, बाकी बची हुई ईजीएम, जो बची हुई ईजीएम है बाकी, वो क्या हो सकती है, नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी हो सकती है। आपकी जो बची हुई ईजीएम है कौन कौन सी, बोर्ड वाली और एनसीएलटी वाली, और वो जो बोर्ड ने बुलाई थी ऑन रिक्विजिनिस्ट, वो वाली मीटिंग क्या की जा सकती है, नेशनल हॉलीडे पे भी हो सकती है। ईजीएम की बात कर रहे हैं, एजीएम की बात नहीं कर रहे हैं। प्लेस तो पहले ही उल्टा कर चुके थे कि किसी भी जगह हो सकती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ द होल्डिंग, एग्जैक्ट टाइम भी आपको बताना है कि कितने बजे की मीटिंग है, एग्जैक्ट टाइम भी आपको बताना है कि कितने बजे की मीटिंग है। तो उसने सारी धीरे धीरे चीजें गिना दी। पहले कह रहा था प्लेस के बारे में पूरे चीजें लिखो, फिर वो कह रहा है डे और डेट को पूरा अच्छे से लिखो, फिर कह रहे हैं एग्जैक्ट टाइम भी बताओ, बोले 11:01 है तो 11:01 होना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम ऑफ होल्डिंग द मीटिंग शुड बी गिवन इन द नोटिस। जैसे तुम्हें बुला लिया सैटरडे को, बोले 6:30 बजे आ जाना, कुछ लोग मुंह उठा के आ भी गए। The exact time of holding the meeting should be given in the notice. An annual general meeting or a meeting called by the requisitionist can be called during business hours only. अब ये टाइम भी इसने देखो ईजीएम का चेंज कर दिया। अब ये कह रहे कि ईजीएम और दूसरी कौन सी मीटिंग, वो जो रिक्विजिनिस्ट ने बुलाई है वही बिजनेस आवर्स के दौरान होनी चाहिए। मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइमिंग इन केस ऑफ ईजीएम, किसके द्वारा, बोर्ड, किसके द्वारा, बोर्ड ऑन रिक्वेस्ट, और तीसरा एनसीएलटी। तो इसका मतलब क्या है, जो डे डेट टाइम प्लेस पड़ा था वो किस किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, एजीएम पे, और दूसरा मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट पे एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरा मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट, क्योंकि मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट में प्लेस भी वही था, रजिस्टर्ड ऑफिस, टाइम भी वही आया ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, डे और डेट भी वही आ रहे हैं, नेशनल हॉलीडे वाले नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ईजीएम कहीं भी बुलाई जा सकती है, सिर्फ एक ईजीएम को छोड़ के कहीं भी बुला सकते हो, किसी भी दिन बुला सकते हो, किसी भी टाइम बुला सकते हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, ऊपर भी लिखा था यही कि एक स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कौन कौन से मैटर को डिस्कस करना है, ये भी किस में होना चाहिए, शुड बी गिवन इन द नोटिस। अगर स्पेशल बिजनेस है तो हाथ में क्या लगाना है, explanatory statement should be attached about such an item. Every notice calling a meeting of the company which have a share capital or article of a company which provide for voting by a proxy. अगर एक कंपनी जिसके पास क्या है, शेयर कैपिटल है, या वो कंपनी जिसके आर्टिकल में लिखा है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, प्रोक्सी वाला ऑप्शन भी देना पड़ेगा। तो शेल शुड कैरी विद रीजनेबल प्रोमिनेंस ए स्टेटमेंट that such member shall be entitled to attend and vote. वो मेंबर जो एंटाइटल है क्या करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए, वो इसके लिए भी एंटाइटल है कि वो अपॉइंट कर सकता है प्रोक्सी। कि वो मेंबर जो खुद एंटाइटल है मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए, वो एंटाइटल है क्या करने के लिए, अपॉइंट ए प्रोक्सी, और वेयर दैट इज अलाउड वन और मोर प्रोक्सी टू वोट, अटेंड एंड वोट इंस्टीड ऑफ हिमसेल्फ, एंड प्रोक्सी नीड नॉट बी मेंबर्स। कि अगर मेंबर को हम ये स्टेटमेंट भी लिख के दे रहे हैं कि अगर आप एंटाइटल हो मीटिंग अटेंड करने के लिए,
वोट करने के लिए, तो आप एंटाइटल हो क्या करने के लिए, अपनी जगह प्रोक्सी को भेजने के लिए। और आप क्या कर सकते हो, अपनी जगह एक या एक से ज्यादा प्रोक्सी भेज सकते हो खुद की जगह पे वोट करने के लिए। और जरूरी भी नहीं है कि प्रोक्सी क्या हो, मेंबर हो। जरूरी नहीं है प्रोक्सी क्या हो, मेंबर हो। इसका एक एक्सेप्शन है जहां प्रोक्सी मेंबर होना ही चाहिए, वो है सेक्शन 8 कंपनी। तो जब हम पढ़ेंगे प्रोक्सी वाला टॉपिक आएगा तो वहां पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, वहां अच्छे से कर लेंगे। तो क्या कहा है, क्या क्या होना चाहिए, डे, डेट, टाइम, प्लेस, और शुड कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो प्लेस के बारे में क्या उसने बोला, कंप्लीट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग रूट मैप और लैंडमार्क। दूसरा, डे और डेट क्लियरली स्टेट होने चाहिए। किस दिन नहीं हो सकती, हो सकती है एजीएम और रिक्विजिनिस्ट ने जो मीटिंग कॉल की है उसके अलावा बाकी मीटिंग्स क्या हो सकती है, नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ होल्डिंग देना पड़ेगा। एजीएम और रिक्विजिनिस्ट वाली मीटिंग तो कब होनी चाहिए, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होनी चाहिए, और उसके अलावा बाकी मीटिंग्स कभी भी हो सकती है। एक स्टेटमेंट आपको साथ में डालनी है, किस चीज की, एक स्टेटमेंट किस चीज की, कौन कौन से बिजनेस हमें डिस्कस करने हैं मीटिंग में, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करने हैं हमें मीटिंग में, और साथ ही साथ अगर स्पेशल बिजनेस है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करनी पड़ेगी। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है और या फिर शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। पहला, या तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और इन केस कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर वहां पे आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी के पास किस चीज का राइट है, कि वो मेंबर जो एंटाइटल है क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए, वो मेंबर एंटाइटल है क्या करने के लिए, प्रॉक्सी भी अपॉइंट करने के लिए। और वेयर दैट इज अलाउड, और जहां वो अलाउड है, मेंबर क्या कर सकता है, एक या एक से ज्यादा प्रॉक्सी को भेज सकता है अपनी जगह वोट करने के लिए। और प्रॉक्सी मेंबर भी नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉक्सी का मेंबर होना भी जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, पहला कितने दिन का होना चाहिए, दूसरा नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं नोटिस भेजना किस किस को है, नोटिस भेजना किस किस को है, किस किस को नोटिस भेजा जाएगा। पर्सन एंटाइटल टू रिसीव नोटिस, कौन कौन पर्सन एंटाइटल है नोटिस रिसीव करने के लिए, कौन कौन पर्सन एंटाइटल है क्या करने के लिए, नोटिस रिसीव करने के लिए। तो सेक्शन 101 सब सेक्शन 3 में लिखा है, नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ कंपनी मस्ट बी गिवन टू, कि मीटिंग का नोटिस किस किस को दोगे, पहला एवरी मेंबर, दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर, और तीसरा असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर। क्या कह रहे हैं, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, वो मेंबर जो इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है उसने उसके जो राइट जिसको असाइन किए गए उसे क्या बोला है, असाइनी। ये इन केस अगर कंपनी है तो लिक्विडेटर ऑफ वो कंपनी जो वाइंडिंग अप में जा रही। यही कह रहे हैं कि 101 नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग किसको दिया जाएगा, एवरी मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ कंपनी और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इनको क्या भेजा जाएगा, मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आओगे तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिए, नीचे आओ एक बार। एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नोटिस किस किस को भेजा जाएगा, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शुड बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर मेंबर को। ये तो ऊपर भी लिखा था नीचे भी लिखा है। सच नोटिस गिवन टू द डायरेक्टर एंड ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, ये भी ऊपर लिखा था, टू द सेक्रेटेरियल ऑडिटर, टू द डिबेंचर ट्रस्टी इफ एनी, और वेर एवर एप्लीकेबल और सो रिक्वायर्ड टू अदर स्पेसिफाइड पर्सन, या किसी और पर्सन को भी भेजा जा सकता है। द कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट भी ऑर्डर इशू कर सकता है कि नोटिस इशू किया जाएगा टू सम अदर पर्सन सच एज ए कोर्ट अपॉइंटेड चेयरमैन और ऑब्जर्वर और पर्सन हुज एंटाइटलमेंट इज अंडर चैलेंज। ये नोटिस की कॉपी उस पर्सन को भी दी जाएगी जिसे पर्सन ने क्या किया, जिसे कोर्ट ने चेयरमैन अपॉइंट किया। जैसे एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाई थी, एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाई थी तो एनसीएलटी का जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में मैंने बताया था ना कि डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि चेयरमैन कौन बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन किसने अपॉइंट किया है, एनसीएलटी ने, तो जो चेयरमैन अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी उसको भी क्या मिलना चाहिए, मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए। कंसीडरिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो नोटिस तो उनको भी दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी क्या दिया जाएगा, नोटिस। नोटिस कहां में भेजेंगे, एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी और डिपॉजिटरी,
अगर फिजिकल में शेयर्स हैं तो उसके एड्रेस पे, और डीमैट में शेयर्स हैं तो डिपॉजिटरी के पास जो एड्रेस है, मतलब ईमेल एड्रेस है, डिपॉजिटरी के पास जो आपका एड्रेस रजिस्टर है, डिपॉजिटरी को नहीं भेज रहे, डिपॉजिटरी के पास जो आपका एड्रेस है, एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे क्या कर देंगे, नोटिस सर्व कर देंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी फिजिकल में नोटिस नहीं भेजती है। कितने नोटिस भेजेंगे? कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, कितने ऐसी चीजें पेस्ट कराएंगे और कितने चीज ऐसे बनाएंगे। यही कह रहे हैं, वेयर द कंपनी हैज रिसीव्ड इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ ए मेंबर, अगर डेथ ऑफ मेंबर आ गया तो नोटिस किसको भेजा जाएगा? अगर वेयर द सिक्योरिटीज आर हेल्ड सिंगली टू द नॉमिनी ऑफ द सिंगल होल्डर, ये जॉइंट होल्डर के साथ में बता रहा है कि जहां पे शेयर्स होल्ड कर रखे हैं एक से ज्यादा ने, तो कह रहे हैं कि अगर शेयर होल्ड कर रखे हैं अकेले ने, तो जो उसका नॉमिनी अगर है, मतलब अगर आपने नॉमिनी रजिस्टर करा रखा है, नॉमिनी अगर रजिस्टर करा रखा है किसके पास? कंपनी के पास, तो पहले उस रजिस्टर को, उस नॉमिनी को भेजा जाएगा। इन केस अगर नॉमिनी नहीं है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ नॉमिनी, फिर किसको भेजा जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। कंपनीज एक्ट ने तो सीधा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम ले दिया था, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ने बोला कि अगर नॉमिनी है, मतलब नॉमिनी रजिस्टर करा रखा है किसके पास? कंपनी के पास, तो नोटिस किसको जाएगा? नॉमिनी को जाएगा, ना कि किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर किसको जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जहां सिक्योरिटी हेल्ड बाय मोर देन पर्सन जॉइंटली और एनी जॉइंट होल्डर डाइज, तो सर्वाइविंग फर्स्ट जॉइंट होल्डर। अब वो कह रहे हैं कि अगर शेयर्स जॉइंटली होल्ड कर रखे थे ए, बी और सी ने, और ए मर गया, तो नोटिस किसको भेजोगे? बी को, क्योंकि यही वो पर्सन है जो नेक्स्ट सर्वाइविंग मेंबर। क्योंकि अब सीक्वेंस क्या होगा? बी और सी होगा, तो ये फर्स्ट होल्डर बन गया, सर्वाइविंग मेंबर बन गया। तो सिंगली होल्ड कर रहा था तो नॉमिनी को, और जॉइंटली होल्ड कर रहा था तो नेक्स्ट सर्वाइविंग या फर्स्ट सर्वाइविंग मेंबर को भेज दिया। Where security are held by more than one person jointly and all the joint holders die, सारे मर गए, तो अगर सबने मिलके किसी नॉमिनी को अपॉइंट कर रखा था तो उसको भेज देंगे। कह रहे कि जहां पे नॉमिनी ना तो सिंगल मेंबर का है ना सारे जॉइंट मेंबर्स का है, तो नोटिस किसको भेजा जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर और जॉइंट होल्डर्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर और जॉइंट होल्डर्स। इंसॉल्वेंसी है तो किसको भेजेंगे? असाइनी को भेजेंगे। और कंपनी अगर मेंबर है किसी दूसरी कंपनी की और वाउंड अप है, तो नोटिस किसको भेजेंगे? लिक्विडेटर को भेजेंगे। तो कंपनीज एक्ट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जब हमने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ने स्टार्ट करे तो उसने नोटिस किस किस को भेजना है, ऐसे बहुत सारे नाम गिना दिए कि इनको नोटिस सर्व होना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की, वो अपने आर्टिकल में प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किन किन पर्सन को क्या जाना चाहिए? नोटिस जाना चाहिए। अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या नहीं है? सब्सिडरी नहीं है किसकी? पब्लिक कंपनी की, मतलब वो डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं है, सिर्फ वो सिंपल प्राइवेट कंपनी है, तो वो अपने आर्टिकल में और नाम लिख सकती है कि किस किस को नोटिस जाना चाहिए। It does not always follow that all the member of company are entitled to receive notice of meeting of the company. The article frequently provides that preference shareholders shall not be entitled to receive the notice of or vote at the general meeting except in certain circumstances. हमेशा ये बात फॉलो नहीं की जाती कि मेंबर्स इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, की प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी जाना चाहिए, बट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ने साफ साफ लिखा कि मेंबर इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो उनको भी नोटिस जाना चाहिए। There is a statutory obligation to send a notice to the preference shareholders when their dividend is in error for more than a certain period. और 2 साल तक अगर वोटिंग 2 साल तक अगर डिविडेंड में नहीं मिलता है तो फिर वहां क्या आ जाता है? क्यूमुलेटिव। आपको वो पता ना, पार्टिसिपेटिंग था क्या? नहीं, पार्टिसिपेटिंग तो सरप्लस में था, क्यूमुलेटिव था ना। क्यूमुलेटिव में 2 साल के बाद था या पार्टिसिपेटिंग में था? पार्टिसिपेटिंग में तो सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट था ना। क्यूमुलेटिव में तो क्यूमुलेट हो रहा था, ये तो सिंपल था, ना तो इसमें और ना उसमें। अगर ये कह रहे हैं कि 2 साल तक अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो 2 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी सारे राइट्स मिल जाते थे। तो यही लिखा है कि देयर इज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन तब आती है जब क्या हो जाए? डिविडेंड ना दिया जाए एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, तो वहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी क्या आ गया? राइट आ गया, क्या करने का? नोटिस रिसीव करने का। किस चीज का? नोटिस रिसीव करने का। सेक्शन 101 सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस।
अगर आपको नोटिस रिसीव नहीं हुआ, या एक्सीडेंटल ओमिशन है, या भाई भूल गए और ये बाय चांस हुआ है, तो इसकी वजह से मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। अदरवाइज अगर जानबूझ के किया है तो मीटिंग क्या है, इनवैलिडेट है। इसका मतलब क्या है, अगर इसका उल्टा पढ़ो तो अगर ओमिशन इंटेंशनल है, अगर इंटेंशनल ओमिशन है मतलब जानबूझ के ओमिट किया है, तो मीटिंग चाहे प्रॉपर हुई है लेकिन क्या मानी जाएगी, इनवैलिडेट मानी जाएगी। However, omission to serve notice on a member on mistaken ground that he is not a shareholder cannot be considered as a accidental omission। ये एग्जाम्पल भी इसने दे दिया कि अगर आपने किसी पर्सन को ये सोचा कि ये पर्सन मेंबर ही नहीं है, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है। एक्सीडेंटल ओमिशन तो ये है कि बाई चांस पोस्ट हुआ था, मतलब उसकी लेटर भी बनाया था लेकिन पोस्ट करना भूल गए, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन है। एक्सीडेंटल ओमिशन मतलब ओमिशन मस्ट नॉट बी ओनली द ओमिशन मस्ट बी नॉट ओनली नॉट डिजाइंड बट आल्सो नॉट अ डेलिब्रेट। ऐसी ओमिशन जिसको ना तो आपने डिजाइन किया था और ना ही इसके पीछे आपका कोई इंटेंशन थी, ना तो डेलिब्रेट हुई थी मतलब सोच समझ के करा था, और ना ही आपने इसको डिजाइन किया था कि भाई हम उसको जानबूझ के छोड़ेंगे या इस तरीके से। तो नोटिस सर्व करना आ गया कि किसको नोटिस सर्व करना है और SS2 के अकॉर्डिंग किस किस को नोटिस भेजा जाएगा। दो सिर्फ इसके, इन केस ऑफ निधि कंपनी और इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर। तो जॉइंट होल्डर तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जॉइंट होल्डर में जो नोटिस है किसको दिया जाता है, पर्सन हुज नेम अपीयर फर्स्ट एज पर रिकॉर्ड। जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा जॉइंट होल्डर के केस में नोटिस किसको दिया जाएगा, उसी को ही दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस द सेम शैल बी गिवन टू सच पर्सन एट द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय हिम। इन केस अगर दूसरा पर्सन, कोई और पर्सन एंटाइटल है नोटिस रिसीव करने के लिए, तो उसे क्या देना पड़ेगा, अपना एड्रेस देना पड़ेगा, उस एड्रेस में नोटिस सर्व किया जा सकता है। इन केस ऑफ निधि कंपनी, अब निधि कंपनी के केस में नोटिस एक बार पहले भी आया था, तो वो क्या करते हैं, जिनके पास शेयर होल्डर, जिनके पास कम वैल्यू के शेयर्स हैं, वहां पे पब्लिक नोटिस निकाल देते थे। तो इन केस नोटिस शैल बी सर्व्ड इंडिविजुअली ओनली ऑन मेंबर्स हु होल्ड शेयर ऑफ मोर देन 1000 रुपीज इन फेस वैल्यू और मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी विच एवर इज लेस। कि इंडिविजुअल नोटिस तभी भेजा जाएगा और उन्हीं मेंबर्स को भेजा जाएगा जिन मेंबर्स के पास पहला 1000 रुपीज इससे फेस वैल्यू, इससे ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स आपके पास, या कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल का 1% से ज्यादा है आपके पास, तो ही आपको क्या भेजा जाएगा, इंडिविजुअल नोटिस। बाकी सारे मेंबर्स जिनके पास ऐसी परसेंटेज नहीं है, उनके लिए पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा न्यूज़पेपर में, उस डिस्ट्रिक्ट में जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, और दूसरा डिस्प्ले किया जाएगा कहां पे, कंपनी के नोटिस बोर्ड पे। कहां डिस्प्ले किया जाएगा, कंपनी के नोटिस बोर्ड पे उसे क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। अगला भी करा दूं।